फ्रेज क्या है? देखो जो फ्रेज है ना, फ्रेज का मतलब होता है एक तरीके का, इसको तो पहली चीज फ्रेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? फ्रेज। इसको फ्रेज पढ़ा जाता है। फ्रेज का मतलब ही होता है साउंड। अब जो ये फ्रेज होता है, फ्रेज का मतलब होता है कि फ्रेज मीनिंगफुल तो है बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग। इट हैज अ मीनिंग, इसका मीनिंग है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। अब कहोगे आप ये कौन सी बात हुई, मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अपनी बात को मैं अगर जस्टिफाई करूं, इस तरीके लिखूं, इन द गार्डन, तो इन द गार्डन का अपना मीनिंग है, गार्डन में, बगीचे में, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है। क्या कहना चाह रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी यू नो कि कंप्लीट थॉट नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज का मतलब उस वाक्य का टुकड़ा। अच्छा एक चीज़ और है, फ्रेज में कभी अकेला शब्द नहीं हो सकता। मतलब मान लो हम इनको लिख दें और इनको कह दें कि तुम फ्रेज हो, ये नहीं हो सकता। फ्रेज के लिए दो शब्द तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो काइंड ऑफ फ्रेज के बारे में शायद एक दिन मैंने स्टार्ट करी थी बात को, लेकिन फिर मैंने फंक्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। सो काइंड ऑफ फ्रेज में हम लोग अब हेडिंग वगैरह बाद में करेंगे, सबसे पहले लिखते पढ़ते सीखते समझते पढ़ेंगे नाउन फ्रेज के बारे में। जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं तो पहले की वीडियोस देखें, नहीं सीखना चाहते हैं तो देखते रहें। नाउन फ्रेज का मतलब होता है एक ऐसी फ्रेज, अगर मैं आपसे कहूँ नाउन का क्या काम होता है, तो जो बच्चे पहले से मुझसे पढ़ते आ रहे होंगे उनको ये बात पता होगी कि नाउन का तीन काम होता है। क्या तीन काम होता है हिमांशु भाई? वेरी गुड। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये नाउन के तीन काम होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऐसा मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, एक घंटा बोल के दोबारा नहीं बोलने वाला, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, कॉम्प्लीमेंट क्या। तो अगर नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनता है, तो ठीक उसी तरीके से नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनेगी। बात नहीं समझ पाए? एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने आपके सामने कहा ना बॉयज, तो बॉयज नाउन है। अगर मैंने कहा बॉयज आर प्रेजेंट, तो अब अगर इसका सब्जेक्ट देखा जाए, सब्जेक्ट कौन है इसका? सब्जेक्ट इसका बॉयज है, लेकिन ये चूंकि इकलौता शब्द है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन। लेकिन अगर सेंटेंस में मैं इस तरीके लिख देता कि अगर मैं इसी बात को अपने इस तरीके कहता, मैनी बॉयज आर प्रेजेंट, तब तो अब इसका सब्जेक्ट कौन है आर का, बताओ जरा। तो अब ये जो आर लिखा है ना, आर का सब्जेक्ट ये मैनी बॉयज है। अब आर का सब्जेक्ट मैनी बॉयज है। अब चूंकि आर का सब्जेक्ट मैनी बॉयज है ना, तो मैनी बॉयज को नाउन तो नहीं कह पाओगे, हालांकि काम उस सब्जेक्ट का कर रहा है, बट उसको नाउन नहीं कह पाओगे। अब उसको कहोगे नाउन फ्रेज। तो लर्नर्स को ये बात समझनी चाहिए कि जो नाउन फ्रेज होता है, बेसिकली नाउन फ्रेज का जो मेन वर्ड होता है कौन होता है? नाउन फ्रेज का जो मेन वर्ड होता है, नाउन फ्रेज का मेन वर्ड एक नाउन होता है, सबसे पहले तो ये समझो। और वो काम किसका किसका करता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का। नाउन फ्रेज खत्म हो गई। कोई भी एक ऐसी फ्रेज जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रही हो, उसको नाउन फ्रेज कहा जाता है। क्या लिख रहा है बच्चे ये? नाउन फ्रेज का मेन वर्ड एक नाउन होता है। राहुल प्रसाद वर्मा कह रहे हैं कि कम से कम इतना तेज तो बोलिए कि सुनाई पड़े। अबे तुम्हारे तरीके चूतियों को पढ़ाने के लिए आया हूँ क्या? तेज बोलो जोकरी करो। पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना तो आगे बढ़ो। तुम कह रहे हो कि तेज पढ़ाओ तेज पढ़ाओ। क्या माइक लेकर के बोलूँ अब?
टीचर किस मूड में है, किस सिचुएशन में है, कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितना थका है, बच्चों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। कह रहा करके कितना तेज पढ़ाओ, कम से कम सुनाई पड़े सर। कोई आएगा वो सर्टिफिकेट मांगेगा, कोई आएगा कुछ करेगा। पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना घुसो बर्तन में, हम क्या करें। एक फ्री का ज्ञान देते रहो, वो कुछ नहीं है। पेड बैच लॉन्च करो बच्चों के लिए, उसमें खुश रहते हैं। पूरी आवाज़ अच्छी तरीके से ऑडिबल है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। अब बच्चों नाउन फ्रेज के कुछ एग्जांपल देख लो। राहुल प्रसाद वर्मा, आवाज सुनाई दे तो पढ़ो बेटा, नहीं पढ़ना निकलो, तुम्हारे लिए क्लास नहीं है ये। मजाक बना रखे हो बिल्कुल। कम से कम इतना तेज तो बोलो, ऐसे लगता है ससुर नौटंकी चल रही हो। ये यूट्यूब के टीचरों ने हालत खराब कर रखी बच्चों की, तेल लगा के तेल लगा के तेल लगा के। कुछ लिख रहा है। हाँ, ओके। नाउ सम एग्जांपल्स आर देयर। A very good boy is coming today। अब इस सेंटेंस को देखो, अ वेरी गुड बॉय इज कमिंग टुडे। तो अ वेरी गुड बॉय इज कमिंग टुडे को अगर ध्यान से देखोगे, इसका सब्जेक्ट कौन है बताओ जरा। इसका सब्जेक्ट अगर बच्चे ध्यान से देखोगे तो ये है। मैं एक मिनट, जब अपने पास सुविधा है ना तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं कर सकता हूँ। 2D में आ जाओ, ये शेप नहीं, ये शेप ले लो, और ये ठीक है, थिकनेस इतनी ही ठीक है, चल ठीक है। अ वेरी गुड बॉय, अब अगर ध्यान से देखोगे अ वेरी गुड बॉय को, तो अ वेरी गुड बॉय क्या है। अ वेरी गुड बॉय बच्चे बेसिकली इस चीज का सब्जेक्ट है। अ वेरी गुड बॉय इसका क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन अब इसको नाउन तो कह नहीं पाओगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे नाउन फ्रेज। ध्यान रखना, फ्रेज में वर्ब वगैरह नहीं होती, मीनिंग तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे नाउन फ्रेज। उसको हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है। तो ये हो गई नाउन फ्रेज। अच्छा, नाउन फ्रेज के एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। मेन वर्ड क्या होता है, चलो आंसर करना स्टार्ट करो बच्चों। मेन वर्ड क्या होता है, मेन वर्ड नाउन होता है। नाउन के पहले क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के पहले क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये नाउन के एलिमेंट है, नाउन फ्रेज के एलिमेंट है। पढ़ाया मैंने अच्छी तरीके से कि डिटरमिनर के संग नाउन आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ। कुल मिलाकर के नाउन फ्रेज का मेन वर्ड नाउन होता है, उसका काम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होता है। इसी बात को तुमको मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ आई सॉ अ गर्ल इन द मार्केट, आई सॉ अ गर्ल इन द मार्केट। आई सॉ गर्ल इन द मार्केट को ध्यान से देखो, तो अगर इस आई सॉ गर्ल इन द मार्केट को देखोगे तो सबसे पहले आ गर्ल तुम्हारा क्या है भाई, आ गर्ल क्या है, आ गर्ल ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, सबब का। लेकिन अब इस आ गर्ल को नाउन तो मानोगे नहीं, तो इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे नाउन फ्रेज। क्या कहोगे, नाउन फ्रेज। अब तुम देखो द मार्केट को, अब द मार्केट क्या है, नाउन तो मानोगे नहीं, मेन वर्ड क्या है, नाउन, बट ये नाउन नहीं है, इसको क्या कह देंगे, नाउन फ्रेज। किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमें समझने की जरूरत है कि नाउन फ्रेज को हम चाहे जो बना करके लिखें, उसको हम सेंटेंस में है क्या हुआ। क्यों, ऐसा क्या वजह है। 8 बजे तक लेंगे क्लास, पढ़िए आप लोग। आर्यन शर्मा कह रहे हैं कि भैया HBTU में क्या था आज। आर्यन शर्मा कौन है।
अच्छा, आर्यन शर्मा यार HBTU में टॉक थी अरुण सर की, मैं भी वहाँ गया हुआ था। ठीक है, चलो ये बातें समझ में आ गई। नाउन फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज के बाद समझना वर्ब फ्रेज क्या होती है। नाउन फ्रेज समझ गए, मेन वर्ड क्या होता है, नाउन काम क्या करता है। मेन वर्ड वगैरह मत पहचानो, उसके फंक्शन से पहचानो। फंक्शन उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर कॉम्प्लीमेंट का हुआ, आंख बंद करके बोलो नाउन फ्रेज। अब आ जाओ, 10 तरीके की फ्रेजेज हैं, 5 तरीके की फ्रेज आज पढ़ा दे रहा हूँ, 5 तरीके की फ्रेज कल पढ़ा दूंगा, जिससे तुम्हारे ऊपर बोरियत भी नहीं होगी और मैं भी नहीं थकूंगा। ठीक है, वो हल्ला करने की बच्चों की आदत है। अच्छा खासा मूड में आए थे, अच्छा खासा पूरा आज एक ही दिन में पढ़ा खत्म कर देंगे। दूसरी फ्रेज देखो, दूसरी फ्रेज होती है बच्चे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, इसीलिए कहता हूँ फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को या तो मॉडिफाई करता है या तो कैटेगराइज करता है। अपनी भाषा में कहोगे या तो वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है या तो वो विच वन का रिप्लाई होता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो वही काम एडजेक्टिव फ्रेज भी करता है। बस एडजेक्टिव फ्रेज का मेन वर्ड क्या होगा, नाउन फ्रेज का मेन वर्ड क्या था, नाउन था। तो एडजेक्टिव फ्रेज का अगर हम कहें मेन वर्ड क्या होगा, तो एडजेक्टिव फ्रेज का मेन वर्ड क्या होगा, इसका मेन वर्ड होगा एडजेक्टिव। बात खत्म। एग्जाम्पल देख लो, अगर कभी मैं आपके सामने लिखूं आई एम गुड, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव फ्रेज मत कह देना, गुड एडजेक्टिव है, सिंगल वर्ड मतलब वर्ड है, वो फ्रेज नहीं हो सकता। लेकिन अब अच्छे अगर मैं सेंटेंस में इस तरीके लिखूं, आई एम वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताना, कंसंट्रेट हियर। अब मुझे एक बात बताना, ये जो वेरी गुड लिखा है इसका मेन वर्ड क्या है, गुड क्या है। अच्छा, दोनों को साथ में पढ़ना हो तो क्या कहोगे, अब एडजेक्टिव नहीं कहोगे, अब कहोगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये हो गई एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज एक ऐसी फ्रेज है जिसका मेन वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। चलो ये बात भी समझ में आ गई। सभी को जय हिंद, सभी को चरण स्पर्श, सभी को खुश रहो, सभी को राम राम, सभी को आदाब, सभी को खुदा हाफिज। चलो अभी बेटा कोई जरूरत नहीं तुम्हें प्रणाम करने की, किसी को कोई जरूरत नहीं मुझे गुड मॉर्निंग बोलने की, कोई जरूरत नहीं मुझे ग्रीटिंग्स देने की। मेरा एक पर्पज है, आप आओ नोट्स बनाओ अच्छी तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन ले सकते हो तो लो, बदनामी दे सकते हो तो दे दो। मैं मतलब पजल्ड हो चुका हूँ कई सारे स्टूडेंट से। कई सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। कई सारे स्टूडेंट हैं उनको केवल कंप्लेन नज़र आती है। एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, दिल्ली की है, उसने इंग्लिश पढ़ने के लिए मुझको 15,000 रुपये पे किए हैं, और मैं क्लास नहीं भी लेता हूँ तो कहती है हाँ सर जी आप रेस्ट करिए, और सर भी नहीं सर जी लिखती हैं, कहती है आप रेस्ट करिए। एक ऐसे भी लोग हैं। और कल पता नहीं किस स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रही कि अब तक आपने कितने सेक्शन दिए। ये भाषा होती है बात करने की। भैया मैं किसी को दावत देने नहीं गया हूँ कि आओ मेरे पास पढ़ो, भाई नहीं पढ़ना है घुसो बर्तन में, मत आओ। तुम्हें जहां लगता जाके वहीं भूको, मत आओ मेरे पास। यूट्यूब इसलिए नहीं मैं पढ़ाना आता हूँ कि इससे मुझे बहुत पैसा आने लगेगा और मैं अरबपति बन जाऊंगा और फिर ये करूंगा फलाना ढिमकाना। इसलिए पढ़ाने आता हूँ कि मुझे लगता है अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाए, उन बच्चों तक पहुंचे जो बच्चे वाकई नीडी हैं। आज मान लो हम हैं, कल मान लो हम ना रहें, तो कम से कम वो नॉलेज तो सेव रहेगी। कोई बच्चा दूर गांव का है वो तो पढ़ सकता है, नंबर मैंने अपना दे रखा, बात करके पूछ तो सकता है। अब कोई बच्चा आया कह रहा तुम्हारी जुल्फें टेढ़ी हैं, कोई बच्चा आया कह रहा तुम्हारा भगवा सीधा है, कोई कह रहा है आप चमक रहे हो। पढ़ने आए हो कि यहाँ तुम अब कानपुर की भाषा में कहे बकलोली करने आए हो। पढ़ाई करने के समय केवल पढ़ाई करो, कुछ मत करो, लाइक शेयर कुछ मत करो, पढ़ाई करो केवल।
चलो एडजेक्टिव फ्रेज हुई। अगला फ्रेज देखो, एडवर्ब फ्रेज। ये रवैया देख के कई लोग कहते होंगे घमंडी है ये। उन्हें स्वाभिमान में और घमंड में फर्क ही नहीं पता है। संवाद और विवाद को एक समझ बैठे हैं। और अगर किसी को लगता घमंडी हो बे तो हाँ है घमंडी, पढ़ा है हमने, तुम भी पढ़ लो, तुम भी बन जाओ घमंडी। हमसे कई बार लोग कहते हैं कितने एग्जाम क्लियर किए, उन्हें एक भी नहीं किया है, तुमको सर्टिफिकेट दिखाएं। बकवास करते हैं बिल्कुल एक नंबर के बच्चे। एडवर्ब फ्रेज क्या होती है? अब एक बात बताना, एडवर्ब का क्या काम होता है? बच्चे पहले काम सीखो एडवर्ब का, फंक्शन में शायद ये मिसिंग था। एडवर्ब का काम होता है किसी एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करना, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना। ये किसका काम होता है? ये काम होता है एडवर्ब का। ये काम किसका होता है? ये काम होता है एडवर्ब का। तो अगर ये काम एडवर्ब का होता है तो फिर देखो मेरी बात को पहले ध्यान से समझो। जैसे मैंने कहा आई रन स्लोली, तो आई रन हाउ, तो स्लोली क्या था? एडवर्ब था। देखो एक्शन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा मैं ये लिख दूं कि आप दूसरे मैंने कहा कि आई एम वेरी गुड। बेटा गुड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए क्या लिखा? वेरी, तो वेरी क्या बन गया? हाँ या ना? अब अगर ये सारी बातें हमको समझ में आ गई हैं, अगर ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ चुकी हैं तो आज एक सेंटेंस और देख लो, आई रन वेरी स्लोली। वे देखो आई रन वेरी स्लोली, तो स्लोली क्या था? एडवर्ब। वेरी भी क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब कहीं ना कहीं एडवर्ब को भी क्या करता है? मॉडिफाई। अब दोनों एडवर्ब को एक साथ बोलना पड़ेगा तो इसको क्या बोल देंगे? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज खत्म हो गई। जिसका मेन वर्ड एडवर्ब होता है उसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, जिसका मेन वर्ड एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, जिसका मेन वर्ड नाउन होता है नाउन फ्रेज कहते हैं। लेकिन रटने की कोशिश मत करो, एक चीज याद रखो, क्या? एडवर्ब का क्या काम है? एक्शन वर्ब एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करना, वही काम एडवर्ब फ्रेज करेगी। एडजेक्टिव का क्या काम है? विच वन व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई बनना। एडवर्ब जो होता है बेसिकली 4 शब्द का रिप्लाई होता है, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। मैंने कहा आई एम टीचिंग स्लोली, आई एम टीचिंग हाउ स्लोली। आई एम टीचिंग इन द रूम, आई एम टीचिंग वेयर इन द रूम। आई एम टीचिंग एट नाइट, आई एम टीचिंग व्हेन एट नाइट। आई एम टीचिंग फॉर मनी, आई एम टीचिंग व्हाई फॉर मनी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब फ्रेज भी किसका रिप्लाई होगी? हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का। कितनी फ्रेजें डिस्कस कर ली हम लोगों ने? 3। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। ये क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ो, एक फ्रेज देखो आपकी बार, चौथे नंबर पे देख लो, वर्ब फ्रेज। सबसे सस्ती फ्रेज यही है। वर्ब फ्रेज क्या होती है? एक बात बताओ, अगर मैं कभी आपसे कहूं कि इधर आई एम विनय, मैंने मान लो आपसे ये कहा आई एम विनय, तो एम क्या है? वर्ब है। अभी लिंकिंग वर्ब है, क्या है अभी बाद में करेंगे बात, लिंकिंग है, ठीक है। आई एम विनय, तो एम क्या है? वर्ब है। लेकिन अगर मैं आपके सामने ये कह दूं कि आई एम यू नो डांसिंग, तो डांसिंग भी क्या है? वर्ब। ये भी क्या है? वर्ब। तो अब एक से ज्यादा वर्ब हो गई नहीं हो गई? अब दोनों को अगर मिला के कहना पड़े तो क्या कहोगे? वर्ब फ्रेज। तो जब एक से ज्यादा वर्ब को एक साथ मिलाया जाता है ना तो वर्ब फ्रेज बन जाती है। जब एक से ज्यादा वर्ब को एक साथ मिलाया जाता है तो कौन सी फ्रेज बन जाती है? वर्ब फ्रेज बन जाती है। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। अमित जी नमस्कार। नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमित जी, बस थोड़ा सा इन बच्चों की वजह से आज। मंजू चहल, आप चैनल क्या नाम है आपका, जो भी है अच्छे से पढ़िए। अमित जी मेरी तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा फीवर और बुखार है। फीवर बुखार कहने का मतलब फीवर और गले में दर्द है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा था। एक बच्चा कह रहा कम से कम इतना तेज बोलो कि हम सुन लें। मूड खराब कर दिया उसने आते आते। हम, आप विश्वास नहीं मानोगे, काका देव से अभी आए हैं,
शुक्लागंज होते हुए, और आ करके हम नीचे रुके। चाय मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन चाय हमने 1 कप पी, इसके बाद ऊपर आ गए, तुरंत पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बच्चे नहीं समझते। हम तो बड़ी खुशी मन से कहते हैं पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो घुसो बर्तन में से, तो हमसे कोई मतलब नहीं। वह फ्रेज हो गई। अब थोड़ा सा एक से ज्यादा वर्ब मिली, वर्ब फ्रेज, सिंपल सा बोल देना है। मान लो मैंने सेंटेंस में ऐसे कहा, आई डू नॉट गो। अब डू और गो को एक साथ बोलना होगा तो क्या कहोगे? वर्ब फ्रेज कहोगे, बात खत्म। 4 फ्रेज क्लियर हो गई। 5वीं और आखिरी फ्रेज पढ़ लो। 5वीं फ्रेज को देखें। मालूम है अभी मुझे इस समय कितने बच्चे देख रहे हैं? 21। थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत है। मैं जब आता हूँ 21 25 दिखते हैं तो मैं क्या दिक्कत करूँ भाई? बहुत अच्छे बच्चे मेरे ये 21 जो मुझे देख रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये जो 21 देख रहे हैं। हे राम प्रभु दीन दयाल विरसम भारी, हरुणात्म संकट भारी। अभी एक फ्रेज और पढ़ा दूं ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है हिमांशु जी। प्रीपोजिशनल फ्रेज समझते हो क्या होता है? समझ लो सभी लोग। प्रीपोजिशन देखा? हाँ देखा है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। सीडीएस के पेपर में अंडरलाइन करके पूछेगा फ्रेज कौन सी है। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट को एक साथ मिलाया जाएगा तो कौन सी फ्रेज बनेगी? और प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी प्रीपोजिशन का काम नहीं करती। प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा 2 चीज का काम करती है, या तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज की तरीके यूज करो, या तो उसको एडवर्ब फ्रेज की तरह इस्तेमाल करो। तो जब वो एडजेक्टिव फ्रेज के तरीके इस्तेमाल की जाती है तो बेसिकली वो विच वन का रिप्लाई होती है, और जब वो एडवर्ब फ्रेज के तरीके इस्तेमाल की जाती है तो वो हाउ, वेयर, व्हेन, वाई का रिप्लाई होती है। कुल मिलाकर के तुम्हें बात समझ में आने वाली है नहीं। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे कहूं आई एम टीचिंग देयर, सो आई एम टीचिंग वेयर, तो देयर क्या था? एडवर्ब है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस देयर को रिप्लेस कर रहा हूं, इस देयर को हमने रिप्लेस किया और देयर की जगह मैंने ये लिखा कि आई एम टीचिंग इन द रूम। इधर आओ, इन क्या है? प्रीपोजिशन। द रूम नाउन फ्रेज है, द रूम नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब प्रीपोजिशन के साथ क्या आ चुका है? ऑब्जेक्ट। अब प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर के कौन सी फ्रेज बनाएंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी भी प्रीपोजिशन का काम नहीं करती, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। सो आई एम टीचिंग वेयर, आई एम टीचिंग वेयर, तो रिप्लाई मिल गया इन द रूम, तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अच्छा, अगर मैं इसे, अब कोई इतने मतलब ऐसे ऐसे लोग कहते हैं इनसे देखो तो हमेशा एडवर्ब मान लो। अब इधर आ जाए, सेंटेंस लिखता हूं, द बॉय इन द रूम इज माई कजिन। कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाते, ध्यान रखना। स्पाउस के साथ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं लगाते, ध्यान रखना। अब द बॉय इन द रूम इज माई ब्रदर, अब ये इन द रूम क्या है? एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। अब इस बॉय में क्वेश्चन कर रहे हैं, विच वन, कौन सा? कौन सा बॉय? कौन सा बॉय तुम्हारा कजिन है? इन द रूम। अब ये इन द रूम किसकी इंफॉर्मेशन है? बॉय की। बॉय क्या है? नाउन, और नाउन की इंफॉर्मेशन कौन होती है? एडजेक्टिव, तो इसको कह देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। इन द रूम ये भी है, इन द रूम ये भी है, बट एक एडजेक्टिव है एक एडवर्ब है, तो रटना नहीं है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का भी काम करेगी, प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का भी काम करेगी। अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज हाउ का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है, व्हेन का रिप्लाई है, वाई का रिप्लाई है, तो एडवर्ब मैंने लिख रखा है यहाँ पर ऑलरेडी। और अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज विच वन का रिप्लाई है तो वो एडजेक्टिव। इस तरीके से हम लोग बच्चे प्रीपोजिशनल फ्रेज को आसानी से ग्रिप ओवर कर सकते हैं।
श्रेय वाजपेयी भी देख रहे हैं। तो अभी सबको फ्रेज थोड़ी बहुत क्लियर हो गई। बाकी फ्रेज अभी मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 5 फ्रेज मैंने लगभग पढ़ा दी और बहुत तेजी के साथ पढ़ा दी। प्रीपोज एक दो एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, ये इन द गार्डन क्या है बच्चों, कमेंट करो। बच्चों दूसरे में भी इन द गार्डन को कमेंट करो। कमेंट जो भी करोगे मैं पढ़ूंगा, वैसे भी नहीं। द गर्ल इन द गार्डन इज माई सिस्टर, तो इन द गार्डन क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? कौन सी बहन, कौन सी बहन, विच गर्ल इन द गार्डन, कौन सी बहन तुम्हारी बहन है, कौन सी लड़की तुम्हारी बहन है, वही जो गार्डन में। विच गर्ल इन द गार्डन, तो इन द गार्डन क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव नहीं कहोगे, इसको क्या कहोगे, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है। बट मैंने कहा आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, तो आई एम प्लेइंग वेयर, आई एम प्लेइंग वेयर इन द गार्डन, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। तो रटने की कभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजों को हम समझ लेंगे। अब सारे बच्चे एक बार बोल दो समझ में आया नहीं आया, फिर मैं एक आध दो प्रीवियस ईयर करा दूं, ठीक है। अमन श्रेष्ठ सभी लोग कर रहे हैं, हाँ चलो बच्चों, एक आध दो मैं एक क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर सीडीएस का, फिर सीडीएस वालों को देख लेता हूँ तो पता नहीं क्यों रंगीन हो जाता हूँ। सीडीएस, ए सीडीएस होता तो दिव्यांशु शर्मा, क्या नाम है, दीपांशु शर्मा, भैया चरण स्पर्श, खुश रहो, ठीक हो, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस आईएएस बनो। हाँ बोल दो, लिखो मत, हम सुन रहे हैं, बताओ, देख लो। चलो बच्चों उत्तर दो। देखो उत्तर आ गया क्या, आएगा नहीं पाएगा, उतना सरल होता तो फिर अब तक बच्चे उत्तर ना कर देते। इधर आ, आई रन स्लो सही है, आई रन स्लोली सही है, आई रन स्लोली सही है, आई रन हाउ, पहले उत्तर दो इधर, आई रन हाउ, तो हाउ का रिप्लाई जो भी होता है वो क्या होता है, हाउ का रिप्लाई कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता। अच्छा, एन इफेमिनेट इज अ पर्सन हु एक्ट्स हाउ, वुमेनली, तो ये तो एडवर्ब है, सही है। लेकिन ध्यान रखना, जब कभी किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो वो एडवर्ब बनता है, लेकिन अगर किसी नाउन में एलवाई तुमने लगाया तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है। ये नहीं पता है तो पता कर लो आज से। हमारे यहाँ बड़े शुद्ध तरीके से एलवाई लगा हुआ सब एडवर्ब होता है, मछली सटकली पगली टकली, सब में एलवाई आएगा, सब 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 एडवर्ब है। छिपकली, भाई मेरे, वो स्लो एडजेक्टिव था तब एलवाई लगाने पे एडवर्ब बना। ये वुमेन क्या है, नाउन, तो नाउन में एलवाई लगाने पे क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। वेट 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 वेट, क्या दिक्कत है, मैं जेठ लगता हूं तुम्हारा, क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे, अजीब है चिरकुट ससुरी। एन इफेमिनेट इज ए पर्सन हु एक्ट्स वुमेनली। अब समस्या ये है कि हमें क्या चाहिए,
हाउ का रिप्लाई चाहिए, बोलो हाँ या ना। हाउ का रिप्लाई एडजेक्टिव होता नहीं है। अब हाउ का रिप्लाई अगर एडजेक्टिव नहीं होता है तो वहां एडवर्ब कैसे फिट करें? तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, लाइक अ वुमेन। तो लाइक क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन। अब वुमेन क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशनल फ्रेज हाउ का रिप्लाई होती है तो उसको एडवर्ब कहा जाता है। अभी पढ़ाया मैंने, प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब बन गया। एक तरीका। दूसरा तरीका ठीक करने का, दूसरा तरीका ठीक करने का ये है, एक्ट्स इन अ वुमेनली मैनर। वुमेनली क्या है? एडजेक्टिव है, मैनर अलग से लगा दिया। व्हाट काइंड ऑफ मैनर? वुमेनली मैनर। अब प्रीपोजिशन के साथ ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट को अगर बोलना पड़ेगा तो क्या बनोगी? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर हाउ का रिप्लाई तो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। तो या तो ऐसे ठीक करो या तो ऐसे ठीक करो, वुमेनली लिखना गलत है। तो वुमेनली है, फादरली है, ब्रदरली है, सिस्टरली है, ये सब गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड मतलब बच्चों को समझने चाहिए। बाकी ये सब तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पीवाई को रिलेट करने का मन हुआ तो मैंने कर लिया। कई बार बच्चे कहते हैं फ्रेज कहाँ पढ़ा रहे हो, पेपर में कब पूछे जाएगी? तो बेटा एरर से लेकर के क्लोज पैसेज तक का तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेगी, और इतना पटकेगी उठा के तुम पटक नहीं पाओगे। इसलिए सब कुछ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फ्रेज पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा। आज के टीचर जानते हो कैसे बच्चों को लूट रहे हैं? कहते हैं टीजीटी के लिए तुमको इंग्लिश अलग पढ़ाएंगे, पीजीटी के लिए तुमको इंग्लिश अलग पढ़ाएंगे, सीजीएल के लिए तुमको अलग पढ़ाएंगे, एयरफोर्स के लिए तुमको अलग पढ़ाएंगे, एनडीए के लिए तुमको अलग पढ़ाएंगे, टायर 1 के लिए अलग पढ़ाएंगे, टायर 2 के लिए अलग पढ़ाएंगे। इनको सबसे पहले जहर दो। इंग्लिश एक जैसी पढ़ाओ एज ए सेकंड लैंग्वेज, शुरू से लेके अंत तक का विस्तार करके खत्म करो उसका। भाषा या तो आएगी पूरी, हो जाएगी तो पूरी। ऐसा हो सकता है क्या कि भाषा अधूरी अधूरी सीखी जाती हो? रूल बना दिया, रट्टा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो आई डोंट केयर अबाउट देम, बट मेरा जो लिटरली ओपिनियन है वैसा है। हाँ, अतुल दीक्षित, राम राम भाई। चलो ठीक, आज की क्लास यहीं तक। राम राम, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। फ्रेज का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब फ्रेज आप डिस्कस कर रहे हो, फ्रेज में हमने याद होगा आप लोगों को कौन कौन सी फ्रेज पढ़ा दी है। सबसे पहले नाउन हो चुकी है, और प्रोनाउन फ्रेज तो होती नहीं। एडजेक्टिव फ्रेज हो चुकी है, एडवर्ब फ्रेज हो चुकी है, वर्ब फ्रेज हो चुकी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो चुकी है। और इसमें बताया प्रीपोजिशनल फ्रेज दो चीजों का काम करती है, एडजेक्टिव बना लो, एडवर्ब बना लो। अरे हाँ या ना? सारी बातें हुई। अब आज की क्लास में कुछ अलग अलग फ्रेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं इन्फिनेटिव फ्रेज की। बहुत सारा डाउट होता है इन्फिनेटिव फ्रेज को लेकर के, ठीक है, स्पेशली वो लर्नर जो इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहे। तो आइए अभी उस चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी फ्रेज बनने गई थी अभी। हाँ, इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है? सबसे पहले तो एक चीज समझें कि जब कभी भी टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म को लिखा जाता है, जब कभी टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म को लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। पहले तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आज इसको जरा उमंग ठीक करवा लेना। तो जब कभी भी हम लोग टू के साथ बेस फॉर्म को रखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि भैया ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी सी कहावत है, दिल मांगे मोर। तो अब ऐसा मन हो रहा है कि बेस फॉर्म पे ही थोड़ा सा लेक्चर दिया जाए, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को थोड़ा सा क्लियर किया जाए। वो अभी मैं कर रहा हूं। उसके बाद अब ये भी मन आ गया कि एक बार बच्चे को बताया जाए कि एक्चुअली इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, फिर इन्फिनेटिव की 4 स्टेट कौन कौन सी होती हैं। शायद ये आपको नहीं पता होगा। आपको पता है कि एक बुक बड़ी अच्छी सी आई, अ न्यू सर्वे ऑफ जनरल इंग्लिश। अ न्यू सर्वे ऑफ जनरल इंग्लिश एक बड़ी अच्छी बुक आई। उसमें लिखा है कि इन्फिनेटिव के 2 टाइप होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं जिरेंडियल इन्फिनेटिव, और एक को हम लोग कहते हैं सिंपल इन्फिनेटिव।
ये जीरेंडियल इन्फिनेटिव क्या होता है और सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है? एक ऐसा इन्फिनेटिव जो नाउन की तरह काम करता है, अगली भाषा में समझो, एक ऐसा इन्फिनेटिव जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, उसे कहा जाता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। और एक ऐसा इन्फिनेटिव जो सेंटेंस में हाउ का, वेयर का, हाउ वेयर का तो छोड़ ही दो, वाई का रिप्लाई बनता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिंपल इन्फिनेटिव। हाउ वेयर व्हेन वाई का जो रिप्लाई बनता है, हाउ का जो रिप्लाई बनता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिंपल इन्फिनेटिव। लेकिन ये सारी बातें अभी थोड़ा सा हम लोग साइड ओवर करते हैं, थोड़ा सा इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया कि भाई देखो ऐसा है, इन्फिनेटिव की फॉर्म्स भी हैं। कौन कौन सी फॉर्म है? एक होती है इंडेफिनिट फॉर्म, एक होती कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, एक होती परफेक्ट फॉर्म, और एक होती हमारी कौन सी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जिसको पढ़ना होगा ना वो इन चीजों को सीखेगा, समझेगा। चलो, तो जो ये इंडेफिनिट फॉर्म होती है, ये होती है टू के साथ आपकी कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है टू बी के साथ कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट क्या होती है भैया? टू हैव के साथ आपकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है? टू हैव के साथ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब कहां पर कौन सी फॉर्म लगती है, ये सारी बातें हम लोग मूड चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जब आपके साथ हम किसको डिस्कस कर रहे होंगे? मूड को। चला लो कम से कम। जब हम किसको डिस्कस करेंगे? मूड को डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग मूड को डिस्कस करेंगे उस समय इन सारी चीजों को डिटेल में लेकर के चलेंगे। तो अभी के लिए एक बात बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? इतने धूर्त बच्चे हैं, ये ना ये लिखेंगे कि हाँ समझ में आ गया, ना ये लिखेंगे समझ में नहीं आया। इन्हें जो पढ़ाओ चिरकुटुम तरीके पढ़ेंगे बस। खैर, यहां तक बात हुई हम लोगों की। अब इन्फिनेटिव फ्रेज को थोड़ा सा देखो और आज फ्रेज खत्म करो, है ना। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का अंतर बताएं। उसको जान लो, क्योंकि आगे चल के नहीं तो बच्चों को दिक्कत होगी। बेस फॉर्म में और आपकी फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जब आपकी बेस फॉर्म होती है इसमें नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होता, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। इसमें टेंस का एट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। और जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें तो नंबर का एट्रीब्यूट होता है। ये हमेशा प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है। टेंस का भी एट्रीब्यूट है, प्रेजेंट बता दिया। नंबर का भी एट्रीब्यूट है, प्लूरल बता दिया। तो ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं फर्स्ट फॉर्म में। देखने में एक ही जैसी लगती है बेसिकली। जैसे मैंने कहा गो, तो गो ही बेस फॉर्म है, गो ही फर्स्ट फॉर्म है, वेंट आपकी सेकंड फॉर्म है और गॉन आपकी थर्ड फॉर्म है। ऐसे कोई वर्ब लिख लो। वैसे मैंने डू लिखा तो डू कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है। और डू ही फर्स्ट फॉर्म है, डिड हमारा सेकंड फॉर्म है, डन हमारा थर्ड फॉर्म है। लेकिन केवल एक वर्ब ऐसी है जिसके बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में अंतर समझने को मिलता है, वो है बी। बी कौन सी फॉर्म हुई? बेस फॉर्म। और इज नहीं, एम और आर को लिखा गया तो ये कौन सी है? फर्स्ट। वाज और वर को लिखा गया तो ये कौन सी है? सेकंड। बीन को लिखा गया तो थर्ड। बीइंग को लिखा गया तो फोर्थ। और इज को लिखा गया तो फिफ्थ। तो बेसिकली जब कभी भी आप इन्फिनेटिव की बात करते हो तो आप जो कहते हो ना टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, बेसिकली फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, वो बेस फॉर्म होती है। तभी तो आप कहते हो आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अदरवाइज कह दिया करो आई वांट टू एम अ डॉक्टर, आई वांट टू आर अ डॉक्टर। Why you are repeating I want to be a doctor? Because the sense is very clear. To is followed by base form. In that condition we call that is a particular infinitive. अदरवाइज आप उसको इन्फिनेटिव बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरा, जो आप कहते हो कि हम मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा। मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, मॉडल के साथ भी बेस फॉर्म आती है। तभी आप कहते हो यू शुड गो, यू शुड बी डॉक्टर वगैरह वगैरह। तो मॉडल के साथ भी कौन सी फॉर्म आती है?
बेस फॉर्म आती है, मॉडल के साथ भी कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। ऐसे और भी सारी चीजें हैं जो हम लोगों को सीखनी है। ठीक, अब सीखो इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में। एक ऐसी फ्रेज, ध्यान दो, एक ऐसी फ्रेज जो टू और बेस फॉर्म से बनाई जाए उसे कौन सी फ्रेज कहेंगे? इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। अब ध्यान से रखना, टू के साथ जो तुम वर्ब की बेस फॉर्म रख रहे हो है तो ये वर्ब, और आपको मैं बता चुका हूं वर्ब को चाहे जैसे यूज करो, वर्ब के बाद अगर तुम लिखना चाहोगे तो उसका ऑब्जेक्ट या एडवर्ब तुम सेंटेंस में बड़े आसानी से लिख सकते हो। अब एक सेंटेंस देखो, आई वांट टू राइट अ लेटर फॉर योर जॉब। देखो समझो, ये सब्जेक्ट रही, ये मेन वर्ब रही, आई वांट व्हाट, टू राइट। अब इसको अगर कहा जाए तो इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे कि ये इंफिनिटिव है? यस, ये क्या है? ये केवल इंफिनिटिव है। लेकिन अब टू राइट व्हाट, अ लेटर, टू राइट व्हाई, फॉर योर जॉब। अब इसके साथ तुमने ये सब जोड़ दिया, तो अब यहां से लेके जब यहां फ्रेज तक की बात करोगे तब इसको कह दोगे या ये कौन सी फ्रेज है? ये इंफिनिटिव फ्रेज है। बेसिक क्लियर हुआ? इंफिनिटिव क्या है ये समझ गए। इंफिनिटिव फ्रेज क्या है? सिंगल इसको लिखोगे तो इंफिनिटिव है, इसके साथ जब ऑब्जेक्ट या एडवर्ब कुछ भी ऐड कर दोगे इसी के साथ तो इन दोनों को मिला करके कौन सी फ्रेज कहोगे? इनको मिला करके कहोगे कि अब ये कौन सी फ्रेज बन चुकी है? इंफिनिटिव फ्रेज बन चुकी है। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये जो आप सेंटेंस में टू के साथ आपकी बेस फॉर्म को लिखते हो, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लिखते हो, चाहे एक एडवर्ब लिखते हो, चाहे जो लिखो या दोनों लिखो, इसको कौन सी फ्रेज कहते हैं? अभी पढ़ाया है, इसको इंफिनिटिव फ्रेज कहते हैं। चलो लिख लेते हैं, इसको कहते हैं इंफिनिटिव फ्रेज। ठीक है भाई, इंफिनिटिव फ्रेज को सेंटेंस में तीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, गजब का इंपॉर्टेंट है। इंफिनिटिव फ्रेज को तुम चाहो तो नाउन की तरह इस्तेमाल करो, तुम चाहो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करो, और तुम चाहो तो एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करो। इट्स बेसिकली ऑन यू। अब वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने बेसिक क्लासेस मिस करी हैं, क्योंकि उनको शायद ये नहीं पता होगा कि एडवर्ब जो होता है वो हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का रिप्लाई होता है। नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, विच वन का रिप्लाई होता है। ये उन्हें पता होगा जिन्होंने सीरियसली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बेटा नहीं समझ पाओगे। अमन ठाकुर, चलो चलो अब देखो सेंटेंस से समझो। जैसे मैंने कहा आई वांट टू राइट अ लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट अ लेटर। ठीक है, आ जाओ। अब टू राइट क्या है? इंफिनिटिव है। अ लेटर क्या है? इस टू राइट का ऑब्जेक्ट है, मैं लिखना चाहता हूं क्या? एक लेटर। अब इन दोनों को मिला लिया जाएगा तो कौन सी फ्रेज है? दोनों को मिला दिया जाएगा तो कौन सी फ्रेज है? इंफिनिटिव फ्रेज है। दोनों को मिला लिया तो ये इंफिनिटिव फ्रेज है, बिल्कुल सही। बट कौन सी इंफिनिटिव है? नाउन इंफिनिटिव है कि एडजेक्टिव इंफिनिटिव है कि एडवर्ब इंफिनिटिव है? ध्यान से देखो, वांट वर्ब है, आई वांट व्हाट, टू राइट। तो ये किसका काम किया? ऑब्जेक्ट बनने का। गधे के कल से समझो, अगर मैं कहूं आई वांट अ पेन, सो आई एम आस्किंग आई वांट व्हाट, अ पेन। अ पेन ऑब्जेक्ट था, वैसे ही आई वांट व्हाट, टू राइट। टू राइट क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे?
जब इन्फिनेटिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको कहते हैं नाउन इन्फिनेटिव। तो इसको हमने कह दिया कि ये कौन सा इन्फिनेटिव है, नाउन इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब एडजेक्टिव देखो, मैंने कहा आई हैव अ लेटर टू राइट, या ऐसे मैंने कहा अ मूवी या मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार टू पेंट। अब ये टू पेंट किसके लिए आया है? कई बच्चों को लगेगा ये वाई का रिप्लाई है, कई बच्चों को लगेगा ये वाई का रिप्लाई है, आई हैव अ कार वाई टू पेंट, मेरे पास एक कार है क्यों, पेंट करने के लिए। ऐसा नहीं बच्चे, आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, एक कार है। विच कार, कौन सी कार तुम्हारे पास है जिसको हमें पेंट करना है। तो यहां पर हालांकि टू पेंट सही है, टू बी पेंटेड क्यों नहीं हुआ है कभी डिटेल में हम आपको सिखाएंगे कि पैसिव यहां पर क्यों सही हो, पैसिव कर दोगे तो गलत क्यों हो जाएगा, वो कभी आपको हम डिटेल में सिखाएंगे, समझाएंगे। एडवर्ब समझ लो, जैसे मैंने कहा कि आई केम हेयर टू स्टडी। अब ये देखो वाई का रिप्लाई है, आई केम हेयर वाई, तो ये कौन सी फ्रेज है, इन्फिनेटिव तो है बट कौन सा इन्फिनेटिव, एडवर्ब इन्फिनेटिव। अब इसके बाद कुछ और जोड़ दो, आई केम हेयर टू स्टडी विद राम, जो भी लिख दो। अब ये सबको कौन सी इन्फिनेटिव बोलोगे, इन्फिनेटिव फ्रेज। कौन सा इन्फिनेटिव फ्रेज, एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज। ये है एडवर्ब इन्फिनेटिव, नाउन इन्फिनेटिव, एडजेक्टिव इन्फिनेटिव। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो एक अगली फ्रेज सीखते हैं। जीरन फ्रेज क्या होती है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब बार बार ये ना बताना पड़े ऑब्जेक्ट क्या है एडवर्ब क्या है, पढ़ा चुका हूं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब रख दो, फ्रेज बन जाएगी। और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका काम करे, जीरंड का काम करे, तो कौन सी फ्रेज बन जाएगी, जीरेंडियल फ्रेज। अब जीरंड क्या काम करता है, जीरंड काम करता है नाउन या प्रोनाउन का। तो अगर इतनी फ्रेज किसका काम करे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। जीरंड काम करता है नाउन का, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। अगर इतनी फ्रेज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे कौन सी फ्रेज कहोगे, जीरेंडियल फ्रेज कहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लेना, जैसे मैंने कहा आई अवॉइड मूविंग देयर, आई अवॉइड मूविंग देयर, ये मैंने लिखा। सो आई अवॉइड व्हाट, मूविंग, मूविंग वेयर, देयर। अब यहां से लेके यहां तक देखो तो पूरा का पूरा कौन सी फ्रेज है, जीरेंडियल फ्रेज है। लेकिन ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो जीरेंडियल फ्रेज हो गई, बस काम खत्म। तो जीरेंडियल फ्रेज बेसिकली दो ही काम करती है, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, उसके आईएनजी फॉर्म से शुरुआत होती है। ये है जीरेंडियल फ्रेज। अब समझना, एक होती है पार्टिसिपल फ्रेज। डिटेल लेक्चर इसका भी मैं एक और लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, पहले मैं एक बार कवर कर लूं। एक होती है पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है, तीन पार्टिसिपल फ्रेज होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। लिख दो, आधे हैं दिमाग से ज्यादा पढ़ने वाले। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल होती है क्या, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वही सेम कहानी है, इनके बाद तुम्हें ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट लिखो, एडवर्ब लिखना है, एडवर्ब लिखो। आज इनको कौन सी फॉर्म कहोगे, पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे, काम खत्म। दिक्कत जानते हो वहां नहीं है, दिक्कत यहां पर है कि अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। अभी तुमने कहा था वर्ब के आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब रखो, तो कौन सी फ्रेज बन रही थी। और अभी कह रहे हो कि उसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब रखो तो कौन सी फ्रेज बन रही है। तो हम पागल हो जाए क्या, नहीं बच्चे,
वो किसका काम कर रही थी? जीरेंडियल फ्रेज काम किसका करती है? नाउन का। तभी तो यार वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनती है। और ये जो पार्टिसिपल फ्रेज होती है ये किसका काम करती है? एडजेक्टिव का। इसका मतलब ये नाउन प्रोनाउन नहीं बनती, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनती, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। दैट इज द आंसर। गेटिंग और नॉट? अभी इस पर दोनों में क्या अंतर है, इस आईएनजी फॉर्म में, इस आईएनजी फॉर्म में। फंक्शन ऑफ आईएनजी फॉर्म एक दिन में डिटेल में पढ़ा दूंगा, 1-1.5 घंटा समय लेकर, कि आईएनजी फॉर्म के कितने चेहरे होते हैं, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग चेहरे, वो मैं किसी एक दिन आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा। मंजू गुड इवनिंग। चलो भाई एग्जाम्पल देख लो। ऐसे मैंने कहा आई सा अ बॉय मूविंग हेयर एंड देयर। बच्चे बात समझो, अभी जो मूविंग लिखा है ये तो अब क्या एनजी फॉर्म है। अब इसके बाद हेयर एंड देयर एडवर्ब लिखा हुआ है। मूविंग वेयर? हेयर एंड देयर, यहां वहां। अभी मूविंग हेयर एंड देयर आईएनजी फॉर्म के बाद एडवर्ब तो आ गया। अब इसको जीरण मानोगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मानोगे? अगर जीरण मानोगे तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या किसका ऑब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट आए है, ऑब्जेक्ट बना नहीं पाओगे, ऑब्जेक्ट ये बन चुका है बॉय। अब ध्यान से देखो तो बॉय की इंफॉर्मेशन है। कौन सा बॉय? विच बॉय? मूविंग हेयर एंड देयर। तो ये बॉय की इंफॉर्मेशन है और बॉय क्या है? नाउन। तो नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसको हम कौन सी फ्रेज कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। तो पार्टिसिपल फ्रेज खत्म हो गई, बोलो। हाँ चलो बड़े अच्छी बात है। अगली फ्रेज देखो। आज राजधानी स्पीड में है। वो बैनर लगाने वाले आए थे? नहीं वो तो कल ही लग गया था मेरे सामने, रात को 2:30 बजे लग के खत्म हुआ है। 2:30 बजे वहां से आया हूँ सुगलागंज से कल रात में। लाइट वाइट उसके ऊपर मैंने कहा था कि कनेक्शन नहीं हुआ था, लाइट तो लगी थी, कनेक्शन नहीं हुआ था, अभी नहीं किया होगा। बच्चे एक फ्रेज देखो, एब्सोल्यूट फ्रेज। ये कौन सी फ्रेज चल रही है आज की क्लास की? चौथी? चौथी होगी, अब जो भी हो। एब्सोल्यूट क्या होती है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है बच्चे पूरा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूरा। अब इस बात को समझो, जैसे मैंने कहा आई सा अ बॉय मूविंग हेयर एंड देयर। अब समझो इस बात को, आई सा अ बॉय मूविंग हेयर एंड देयर। अब ये जो तुम अब बॉय देख पा रहे हो ये तो क्या है? ऑब्जेक्ट है सा का। और मूविंग क्या है? आईएनजी फॉर्म। और हेयर एंड देयर क्या है? एडवर्ब। अब ये कौन सी फ्रेज कहोगे? अबे पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गई। कौन सी पार्टिसिपल? ये जीरंड क्यों नहीं है? क्योंकि जीरंड होती तो नाउन बनती, नाउन बनती तो सब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट बनती। वो तो कर नहीं पा रही, तो ये हो गई पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है, अब ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज, अब यहां समझना बस, फ्रेज खत्म हो गई। ये भी पार्टिसिपल फ्रेज किसी ना किसी की इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि ये एडजेक्टिव है। म्यूजिक सिस्टम स्लो करो। लाइव ले रहा हूं। तोड़ दो साले को जाकर। मूविंग हेयर एंड देयर, ये क्या है? पार्टिसिपल है, ठीक है। और ये किसकी इंफॉर्मेशन है? बॉय की इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये बॉय की इंफॉर्मेशन है तो बॉय क्या है? जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको, और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको, इन दोनों को अगर मिला दिया गया उसको कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। खत्म हो गई। व्हाट इज एब्सोल्यूट फ्रेज? एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब है जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको,
और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको दोनों को मिला दो, को मिला दिया, बस वही कौन सी फ्रेज बन गई, वही बन गई एब्सोल्यूट फ्रेज। कोई टफ नहीं है एब्सोल्यूट फ्रेज, है ना। एक फ्रेज बच्चे बचती है, अभी भी बच रही है, उसको हम लोग कहते हैं कौन सी फ्रेज, नहीं याद, एपोजिटिव फ्रेज। एपोजिटिव फ्रेज क्या होती है? अब एपोजिटिव फ्रेज समझना, जैसे मैंने कहा राम कॉमा आर क्लास टीचर वेंट देयर, ठीक है। अब तुम ध्यान से ये बताना केस इन एपोजिशन क्या है। कॉमा लगा करके किसकी इंफॉर्मेशन लिखी है, ये इंफॉर्मेशन लिखी है इसकी, तो जो इंफॉर्मेशन लिखी ना इस कॉमा को लगा करके, इसको कहा जाता है केस इन एपोजिशन, और इसी फ्रेज को कहते हैं कौन सी फ्रेज, एपोजिटिव फ्रेज। फ्रेज खत्म, काइंड ऑफ फ्रेज खत्म। अब मुझे क्लॉज सिखाना है, लेकिन क्लॉज के पहले आईएनजी फॉर्म को डिटेल में सिखाना है। कई सारे बच्चों को आईएनजी फॉर्म के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना। तो अभी जो क्लास में चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, हालांकि ये बेसिक टू एडवांस हैं,